हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो सारे के सारे लेटेस्ट है फ्रॉम द ईयर 2020 टू द ईयर 2023, ठीक है। और ये सीरीज का पार्ट नंबर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 81 क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछेगा मैम फर्स्ट 80 क्वेश्चंस कहाँ पे गए? फिर इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने फर्स्ट 80 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप जाइए वहां से जाके बाकी सारे लेक्चर्स देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपके फर्स्ट 80 क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। आज का हमारा 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स in logical sequence of operation of the arbitrage pricing theory। हमसे arbitrage pricing theory से रिलेटेड बोला है कि ये अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए, अलग अलग चीजें दी हुई है, इनको आप क्या करो, इनको आप अरेंज करो, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले ना ये समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी है क्या, है ना। तो फैक्टर्स और जो भी चीजें लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को बोलिए वो तो हो जाएंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना पहले कि ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी है क्या, है ना। तो पहले समझ लेते हैं, फिर राइट आंसर भी समझ जाएगा कैसे और क्या है। जब भी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी की बात आती है तो ये कैसी है, ये मल्टी फैक्टर असेट प्राइसिंग मॉडल। ये कैसा है, मल्टी फैक्टर असेट प्राइसिंग मॉडल है। यानी यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, मल्टीपल लेवल्स पे आप मल्टीपल एसेट्स को यहाँ पे देखते हो, उनकी प्राइसिंग को, उनके मल्टीपल फैक्टर्स को, सब कुछ आप कंसीडर करते हो। यानी यहाँ पे आर्बिट्रेज थियरी में क्या होगा, यहाँ पे आप बहुत सारे फैक्टर्स को इनटू कंसीडरेशन लेके आओगे जब भी आप किसी असेट की प्राइसिंग के बारे में बात करते हो, ठीक है। और उस असेट की रिटर्न भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द असेट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अ वेराइटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स द सिस्टमैटिक रिस्क अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। क्या बोलता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी, क्या बोलती है, सिंपली आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी इज अ थियरी जिसमें हम लोग मल्टी फैक्टर असेट प्राइसिंग मॉडल को यूज करते हैं और जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं कि एक असेट कितना रिटर्न मुझे कमा के देगी और उस असेट से रिलेटेड क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, क्या क्या सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व है उस असेट से रिलेटेड। सीधी बात है, जब आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्यों इन्वेस्ट करते हो, सोच के बताइए। कुछ रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, राइट। और वो रिटर्न्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो रिटर्न्स डिपेंडेंट है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है जो डायरेक्टली आपके एसेट की रिटर्न को अफेक्ट करती है। ये हमें आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी मॉडल थियरी बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैम सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क मैंने पहले वाले लेक्चर्स में आपको समझाया था, इसी 1000 पीवाईक्यू सीरीज में एक पीवाईक्यू आया था, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट। वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है ना। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इजीली याद होगा कि मैं समझाया हुआ है ये चीज, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो मैं फिर से समझाऊं तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि सिस्टमैटिक रिस्क है क्या, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क सिंपली वो रिस्क होता है जो पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, जो पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। सीधी बात है ना, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करेंगे ना। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे आज की अगर मैं बात करूं तो डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है ना। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी रिस्क है, डॉलर का प्राइस बढ़ने की वजह से अगर कोई रिस्क आती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, वो मार्केट में सारे लोगों को अफेक्ट करेगी, जो भी जिनको भी डॉलर के प्राइस बढ़ने से फर्क पड़ता होगा, है ना। तो ऐसी टाइप की रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, जो पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी भी क्या बोलता है, ये मल्टी फैक्टर प्राइसिंग थियरी है जहाँ पे आप मल्टीपल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। बेसिकली ये ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो सभी को अफेक्ट करते हैं, यानी ये बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क रहती है जो आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। यानी आपकी रिटर्न्स असेट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलनी थी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स
है ना। यहाँ टू सिस्टमैटिक रिस्क, ऐसे भी आप बोल सकते हो, है ना। आपकी सिस्टमैटिक रिस्क से डायरेक्टली अफेक्ट करेगी आपकी एसेट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलनी होगी, ठीक है। और ये जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी है, ये किसने दिया था? ये दिया था स्टेफन रॉस ने, ठीक है। कब दिया था? 1976 में, एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल। अभी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है ना, ये मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस में समझाया था। बिजनेस फाइनेंस की सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब वहां से जाके आपको एक लेक्चर मिल जाएगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में हर बार, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको डिटेल में वो मॉडल वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस मॉडल के ऑल्टरनेटिव में, CAPM के ऑल्टरनेटिव में एक मॉडल बनाया गया था, जो मॉडल का नाम क्या था? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। और ये मॉडल किसने बताया था? स्टेफन रॉस, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। हो सकता है आप अगली बार अगर इस थियरी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा था कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी किसने दी थी। अब 2023 में ये क्वेश्चन आ सकता है ना दिसंबर में कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी का प्रोपाउंडर कौन था, तो उसके प्रोपाउंडर कौन थे? स्टेफन रॉस। और कब दी थी? 1976, ठीक है। आई होप अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी क्या है वो आपको क्लियर है। अगर ये आपको क्लियर है तो अब इसको लॉजिकल सीक्वेंस में डाल सकते हैं हम इजीली। देखते हैं, एस्टिमेट द फैक्टर सेंसिटिविटीज, एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो पूरे ओवरऑल मैक्रो लेवल पे, पूरे ओवरऑल कंट्री लेवल पे या मार्केट लेवल पे जो सबको अफेक्ट करेंगे। पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सीधी बात है ना। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। फिर सीधी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड, एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर। हर एक फैक्टर, सपोज डॉलर का बढ़ना और भी ऐसे जितने फैक्टर्स हैं, उन सब पे रिस्क प्रीमियम कितना मिलने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। लास्ट में हम एस्टिमेट करेंगे फैक्टर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी कौन सा फैक्टर कितना रोल प्ले करेगा, कौन सा फैक्टर कितना चेंज हो सकता है, वो भी हम एस्टिमेट करेंगे। सीधी सी बात है, जब भी आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? अगर वो एसेट मैक्रो लेवल पे उसके रिटर्न्स अफेक्ट करेंगे उस एसेट के, ठीक है। जैसे सपोज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो गोल्ड कैसा है? गोल्ड पे तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इफेक्ट होता है ना। गोल्ड की प्राइसिंग पे तो इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स है जो गोल्ड की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। जैसे डॉलर्स अफेक्ट करते हैं, है ना। हमारी कंट्री की ग्रोथ अफेक्ट करती है ना। प्लस डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट करती है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट करती है, राइट। तो ऐसे करके आप क्या करोगे? पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। फिर हर एक फैक्टर का रिस्क प्रीमियम क्या है, हर एक फैक्टर के अगेंस्ट मुझे कितना प्रीमियम मिल सकता है। अगर मैं वो रिस्क ले लेती हूँ उस फैक्टर की, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम रिटर्न्स के तौर पे मिलेगा, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या होगा? हर एक फैक्टर कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है यानी हर एक फैक्टर की कितनी अहमियत है, कितना वो रिस्क एवर्स है, कितना वो रिस्क एवर्स है, कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा रिस्क कैरी करता है, वो भी मुझे पता होना चाहिए जब भी मैं किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, राइट। तो आई होप ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है, ठीक है। मैंने इसे एक जनरल एग्जाम्पल दे दिया था गोल्ड का, ये तो आप बहुत सारी चीजों पे अप्लाई कर सकते हो, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर उसके रिस्क प्रीमियम को एस्टिमेट करो, और फिर उसके बाद हर एक फैक्टर कितना सेंसिटिव है वो भी पता करो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी क्या है वो भी आपको क्लियर है। ये रही आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी की फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है, आज तक इससे क्वेश्चन तो नहीं आया है। इनफैक्ट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी से भी पहले एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे दे दिया आपके कन्वीनियंस के लिए कि आप एक बार याद करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर नॉट द फीचर्स ऑफ जीएसटी 2017 इन इंडिया। बोलता है जीएसटी जो एक्ट पास हुआ था 2017 में, उसमें से कौन से फीचर्स नहीं है। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कौन से फीचर्स नहीं है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप स्टूडेंट्स मिस्टेक पता है क्या करके आते हो? ये नॉट को ही भूल जाते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें ये नहीं पूछा कौन से फीचर्स हैं, हमें पूछा इनमें से कौन सा फीचर नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहले पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सा फीचर नहीं है वो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, राइट और रॉन्ग करने का। राइट और रॉन्ग यानी जो फीचर है उसको हम राइट करेंगे, जो फीचर नहीं है उसको हम रॉन्ग करते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं एक स्टेटमेंट को। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सप्लाई पे एप्लीकेबल है। गुड्स या सर्विसेज जब सप्लाई किए जाते हैं तो उन पे एप्लीकेबल है, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, सीधी सी बात है ना। गुड्स और सर्विसेज जब सप्लाई होंगे तभी तो हम उस पे टैक्स लगाएंगे। अगर मेरे गोडाउन में पड़े हैं और मैंने सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा ही है और मैंने उसको कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं, किसी और को बेचा ही नहीं है, तो उस पे कैसे कुछ टैक्स लागू हो सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो फीचर है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फीचर है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फीचर है तो ये ऑप्शन कट गया जिसमें 1 था, और कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 1 है? नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन rather than the principle of destination based consumption। क्या बोलता है? जीएसटी किस पे बेस्ड है? ओरिजिन बेस्ड पे है कि डेस्टिनेशन बेस्ड पे है? तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। क्यों? जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक्चुअल में बेस्ड है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन के ऊपर, यानी जहां पे वो गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे वहां से वो लोग टैक्स वसूल करते हैं। ये लोग कहाँ पे, हमें क्या बोला था सेंटेंस में, हमको बोला था ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड यानी जहाँ पे कुछ बने थे वहां पे आप टैक्स लगाओगे, नहीं भाई। जहाँ पे कुछ बनते हैं वहां पे टैक्स नहीं लगता है, बल्कि जहाँ पे कुछ जाके फाइनली कंज्यूम होते हैं वहां पे टैक्स लगता है। यानी ये सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना। ये फीचर नहीं है क्योंकि उल्टा लिखा है ना। ओरिजिन बेस्ड लिखने के जगह पे यहाँ पे उनको लिखना चाहिए था डेस्टिनेशन बेस्ड। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, यानी ये जरूर फीचर नहीं है। तो सेकंड वाला जहां जहां पे भी है उसको रहने देते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया, यहाँ तो आंसर बी है, यहाँ तो आंसर सी है। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 है और दोनों में 5 भी है, यानी ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन सा वाला? जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एग्जेम्पशन। जीएसटी सबके ऊपर लागू होता है बिना किसी एग्जेम्पशन के। तो ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप कुछ कुछ नेसेसिटीज की चीजों पे, कुछ कुछ इमरजेंसी वाली चीजों पे, बहुत सारी चीजें जो एग्जेम्पशन लिस्ट में, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, बहुत सारी चीजें जिसपे अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है सिर्फ 2 और 5 तो दोनों में, बी में भी है सी में भी। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि ये थर्ड वाली स्टेटमेंट फीचर है भी कि नहीं है, वो चेक करना है ना। Import of goods is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties। क्या बोलता है? Import of goods जो है, अगर हम कुछ import करते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? इंटरस्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट और दूसरा स्टेट, इधर सपोज गुजरात है, इधर सपोज महाराष्ट्र है, आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बेच रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी यानी अब जब 2 स्टेट्स के बीच में होता है ना अगर ट्रांजेक्शन, तो उसमें क्या लगती है? आईजीएसटी लगती है। सीजीएसटी लगती है एक तो, और एक लगती है आईजीएसटी, ठीक है। और अगर विद इन द स्टेट लगता है, क्या लगता है? विद इन स्टेट लगता है ना, तो उसपे क्या होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन अगर विद इन स्टेट हुआ है तो उसपे सीजीएसटी लगती है और एसजीएसटी लगती है, ठीक है। एसजीएसटी यानी स्टेट लेवल पे जो टैक्स लगती है, और सीजीएसटी यानी जो सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगाती है, ठीक है। और जब विद इन बिटवीन 2 स्टेट्स होता है, इंटरस्टेट होता है, तो आईजीएसटी किसके ऊपर लगती है? आईजीएसटी लगती है आप लोगों की इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर, और इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। एडिशन में आपको कस्टम ड्यूटीज भी पे करनी पड़ेगी। तो ये बात भी राइट है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ को इम्पोर्ट किया है, यानी ये तो फीचर है। अगर ये फीचर है तो बी स्टेटमेंट भी कट जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये फीचर नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट इसके फीचर हैं। हमसे क्या पूछा था? हमसे कौन से फीचर नहीं है वो पूछा था, है ना। तो
क्या है, जीएसटी ओरिजिन बेस्ड नहीं है, बल्कि वो कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। और जीएसटी के ऊपर विदाउट एनी एग्जेम्पशंस नहीं, विथ एग्जेम्पशंस है। जीएसटी एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को एग्जाम भी कर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देखिए कई बार ना मैं आपको ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ना वो भी सिखा देती हूँ, है ना। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर नहीं समझ रहे हो, कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो, बल्कि किसी एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर में जाके भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है ना, वो भी टैक्टिक आप इस सीरीज के थ्रू सीख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83rd, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। अब असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट को हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं पता है, इन स्टेटमेंट को पहले रीड करो कि वो राइट है कि रॉन्ग है, फिर अकॉर्डिंगली देखो कि वो राइट रीजन है भी कि नहीं। यानी पहले मेरे को क्या चेक करना है, दोनों भी स्टेटमेंट सेम डायरेक्शन में जा रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। पहले मुझे क्या चेक करना है, दोनों भी स्टेटमेंट सेम डायरेक्शन में जा रही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यानी दोनों भी स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, या एक राइट है एक रॉन्ग है, इससे पहले चेक कर लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससैटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सैटिस्फैक्शन। अभी आपसे कहां से पूछा गया है, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थियरी जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बोलता है हर्सबर्ग के हिसाब से अगर आप किसी का डिससैटिस्फैक्शन कम कर रहे हो, क्या वो आपको क्या है, अगर आप किसी का डिससैटिस्फैक्शन लेवल, किसी का डिससैटिस्फैक्शन को कम करते हो वर्क पे, तो वो सेम नहीं है एज प्रोवाइडिंग सैटिस्फैक्शन। ये स्टेटमेंट को, ठीक है। आगे देखते हैं, अंडर द टू फैक्टर थियरी जॉब सैटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। बोलते हैं जब काम पे आप मोटिवेशन की बात करते हो तो टू फैक्टर थियरी के हिसाब से दो ही चीजें होती है, जॉब सैटिस्फैक्शन और जॉब डिससैटिस्फैक्शन। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है और ऑब्वियसली ये इसका करेक्ट रीजन है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब डिससैटिस्फैक्शन दो अलग अलग चीजें होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी तो वही बोल रहा है, अगर आप किसी का जॉब डिससैटिस्फैक्शन कम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे, है ना, ट्रूथ है और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे थे, सेम चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बन गया आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आप इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। से फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे काम करती हूँ, से फॉर एग्जांपल वहां पे ना क्लीनिंग नहीं, ठीक है। तो मेरा डिससैटिस्फैक्शन पॉइंट क्या है कि मेरे ऑफिस में ना क्लीनिंग नहीं होती सही से, ठीक है, मतलब क्लीनिनेस की कमी है मेरे ऑफिस में। तो अब अगर मेरे बॉस ने जाके क्लीनिनेस पे थोड़ा ध्यान दे दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने मेरे को कहीं से भी सेटिस्फाई कर दिया, है ना। उससे मेरा डिससैटिस्फैक्शन जरूर कम किया, लेकिन क्लीनिनेस बढ़ा देने से मुझ में कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो डिससैटिस्फैक्शन को कम करना और एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन देना बहुत ही डिफरेंट चीजें है ना। तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है और आर इसका करेक्ट रीजन। क्यों, जॉब में डिससैटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती है ऑफ वर्क मोटिवेशन। कुछ चीजें होती है जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, कुछ चीजें होती है जो आपको काम पे डिससैटिस्फाई करती है। लेकिन अगर वो चीज डिससैटिस्फाई भी कर रही है, उसका कम हो जाना भी डजंट मीन कि आप जॉब से सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब एक बार ना हम लोग हर्सबर्ग की थियरी को फटाफट से ना समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको और कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए। तो हर्सबर्ग की टू फैक्टर थियरी है। वो दो फैक्टर कौन से हैं, एक फैक्टर है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, दूसरा फैक्टर है आपका जॉब डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है, मोटिवेटर फैक्टर से। जॉब सेटिस्फैक्शन आपको किससे मिलता है, वो आपको मिलता है मोटिवेटिंग फैक्टर से, ठीक है। किससे मिलता है, वो मिलता है आपको मोटिवेटिंग फैक्टर्स। जैसे कि आपने कुछ अचीव किया, आपको कुछ रिकॉग्निशन मिला, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, या आपको काम से ही कोई खुशी मिली, सेटिस्फैक्शन मिली कोई काम करके, आपको करियर में कुछ एडवांसमेंट मिली, आपको कोई पर्सनल ग्रोथ मिली करियर में। तो ये सब चीजें हैं जिसके थ्रू आप क्या होते हो, जॉब में सेटिस्फाई होते हो, जॉब में और भी मोटिवेट होते हो, राइट। एंड दूसरी तरफ क्या आते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं जॉब डिससैटिस्फैक्शन, जो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, बाय हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कि वहां की वर्किंग कंडीशन,
co-worker relations, policies and rules, supervisor quality, base wage, salary, etc. तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कैसी रहती है, ये सब चीजें अगर ना हो तो आपकी जॉब में आपको डिससेटिस्फाई कर देती है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी तो आप कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के थोड़ी चले जाओगे, लेकिन हाँ उन चीजों से आप डिससेटिस्फाई जरूर रहोगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, जैसे जैसे आप मोटिवेटर फैक्टर्स बढ़ाते हो तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। सीधी बात है, अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो ये जितने भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं इनको आप इंक्रीज कर दो, इनको बढ़ा दो, लोगों का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लोगों को क्या करना है, किसी का जॉब सेटिस्फेक्शन कम करना है, डिससेटिस्फेक्शन कम करना है सॉरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइजीन फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कम कर सके। अगर आपको जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको आपकी वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करनी पड़ेगी या पॉलिसीज एंड रूल्स में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, ताकि लोगों का डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन लोगों का डिससेटिस्फेक्शन लेवल कम भी हो गया तो वो कल को सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नहीं, सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्यों? कि सेटिस्फेक्शन किससे आता है, सेटिस्फेक्शन आता है मोटिवेटिंग फैक्टर से और डिससेटिस्फेक्शन आता है हाइजीन फैक्टर से। ठीक है, आई होप ये थियरी आपको क्विकली रिवाइज हो गई। इन थियरी से भी हमेशा एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट की सारी थियरीज हम जैसे जैसे पीवाईक्यूज करेंगे ना आती जाएंगी, वो सब थियरीज में आपकी इस सीरीज में रिवाइज कराती जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84th क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज। अब यहाँ पे हमसे किससे क्वेश्चन पूछा, देखो प्राइस इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछो। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स क्या है, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में समझाए थे, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहां से जाके पूरा प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड 2 से 3 लेक्चर रहेंगे, उन सबको देख लीजिए। बिकॉज ट्रस्ट मी यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, घूम घूम के आता है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका बिजनेस जो प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स है ना, अगर आपने वो अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने आ जाएगा। अभी हमें क्या बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी सिंपली मीन्स कि आपकी गुड्स की डिमांड कितनी अफेक्ट करती है, डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट कितनी अफेक्ट करती है आपके गुड्स की प्राइस को, यानी डिमांड एंड प्राइस कैसे आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, किसी गुड्स की डिमांड की वजह से, प्राइस की वजह से उस गुड्स की डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली मीन्स कि किसी भी गुड की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड पे कितना अफेक्ट आता है। अगर मैं प्राइस कम कर दूं, ज्यादा कर दूं या स्टेबल रखूं तो उसके वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, यानी प्राइस डिमांड पे क्या रोल प्ले करेगी, वो होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, शॉर्ट में मैंने समझा दिया, बाकी डिटेल में आप लेक्चर देख लीजिएगा। अब अगर आपको ये चीज समझती और आपने मेरे पहले वाले इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो अब आप इनको ना बिंदास इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, नेसेसिटीज, ड्यूरेबल गुड्स। सीधी बात है, सबसे पहले पहले क्या आएगा, सबसे पहले पहले आएगा आपका नेसेसिटीज, है ना। सबसे पहले पहले तो क्या होगा, नेसेसिटीज सबसे कम अफेक्ट होती है आपकी प्राइस से, है ना। कैसे, सपोज आपको एग्जांपल के लिए मेडिसिन का मैं बात करूं, ठीक है, तो मेडिसिन क्या है, प्राइस कितना भी कम हो जाए बढ़ जाए आप फिर भी तो मेडिसिन खरीदते ही हो ना। अगर आपको कोई दवाई डॉक्टर ने लिख के दिया, आप बीमार हो तो उसका प्राइस कम है कि ज्यादा है, आज कम था 1 महीने के बाद बढ़ गया, लेकिन आपको डॉक्टर ने 6 महीने के लिए उसको खाने को बोले तो आप तो लोगे ही लोगे, राइट। यानी नेसेसिटीज का प्राइस के ऊपर उतना फर्क, डिमांड के ऊपर उतना फर्क नहीं आता, राइट। तो सबसे पहले पहले क्या आएगा, सबसे पहले पहले आएगा नेसेसिटीज, यानी सबसे पहले पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। अब हमें क्या चेक करना है, ए और डी में से राइट आंसर क्या है। फिर आ जाता है होमोजेनियस प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, सीधी बात है। फिर आते हैं आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे, सबसे पहले पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले तो नेसेसिटीज होती है, फिर आते हैं आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, फिर आते हैं आपके ड्यूरेबल गुड्स
एंड लास्ट में आते हैं आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। कैसे समझते हैं, एक एक को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेडिसिन, मेडिसिन का प्राइस घट जाए बढ़ जाए, है ना, प्राइस कम हो जाए या प्राइस बढ़ जाए, उसका डिमांड पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आप जितनी मेडिसिन खाते थे, जितनी मेडिसिन आपको लेनी है आप लोगे ही लोगे, है ना। फिर सेकेंड लेवल पे आ जाते हैं आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो इकलौते हैं मार्केट में, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मोनोपोली वाले प्रोडक्ट, जैसे आईआरसीटीसी से आप अपनी रेलवे की टिकट्स अगर बुक करते हो तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है ना। वैसी टिकट आपको और कहीं से मिल सकती है क्या? नहीं। और कोई एजेंट भी आपको टिकट निकाल के देगा तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही आपकी टिकट्स निकाल के देगा, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें अगेन आपके पास प्राइस और डिमांड आपस में वहां पे भी कम कोरिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कि से फॉर एग्जांपल टीवी, है ना, ऐसे सब चीजें, वो सब क्या है, वो सब प्राइस से इलास्टिक है ना। कैसे? सोच के देखो, अगर टीवी का प्राइस घट गया तो लोग टीवी खरीदते हैं, नहीं तो फिलहाल अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। एंड लास्ट एंड फाइनली सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रोडक्ट कौन है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स यानी सेम टाइप के प्रोडक्ट, जैसे से फॉर एग्जांपल बिस्किट्स या वेजिटेबल्स पकड़ लेते चलो। तो अगर आप वेजिटेबल्स का प्राइस देखोगे तो एक भाजी वाला सपोज आपको 15 रुपया एक पाव बेच रहा है और दूसरा भाजी वाला 20 रुपया एक पाव बेच रहा है, तो सीधी बात है आप कहाँ से खरीदोगे? आप 15 रुपए वाले से खरीदोगे, है ना। यानी कहीं ना कहीं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जो जिनका प्राइस उनकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आपने क्या किया, 15 रुपए वाले से जाके भाजी खरीदी, 20 रुपए वाली से खरीदी नहीं, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा था, है ना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्राइस इलास्टिक होती है। सबसे कम प्राइस इलास्टिक कौन होती है? सबसे कम होती है नेसेसिटीज, ठीक है। उससे ज्यादा प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। फिर उससे भी ज्यादा कौन से होते हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जो अगेन इलास्टिक होते हैं। आप टीवी का एग्जांपल याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा इलास्टिक होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, जिनका प्राइस उनकी डिमांड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको रिवर्स वे में भी लिख सकते हो, फिर साइन का ही उल्टा करते हो, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर है प्राइस इलास्टिसिटी है क्या और कैसे अलग अलग गुड्स के हिसाब से उनकी इलास्टिसिटी डिटरमाइन होती है। ये आपको कैसे आंसर पता चलेगा पता है? ये कहीं पे भी बुक में या कहीं पे भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा ये टॉपिक। ये आपको कहाँ पे मिलेगा पता है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने सीखा है, मैंने एक लेक्चर लिया था पूरा, जिसमें मैंने 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद एग्जाम्पल, विद उसके बोलते हैं ना डायग्राम सब कराया था। तो अगर आपने वो एग्जाम्पल, वो डायग्राम्स याद होंगे ना, आपको एटलीस्ट एग्जाम्पल भी याद होंगे ना, तो आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर से जाके लेक्चर देखिएगा। ट्रस्ट में आप पेपर में मेरे को याद करेंगे कि मैम ने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आया भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 85th क्वेश्चन, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल ओनली, ओरिजिन ओनली, बोथ स्केल एंड ओरिजिन, नाइदर स्केल नॉर ओरिजिन। अब स्केल क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल यानी मल्टीप्लाई डिवाइड। बोलता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? अगेन देखो, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है ना। मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स में आपको अभी तक क्या पूछा जाता है, मोस्टली आपको प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है, फॉर्मूलाज पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा, फॉर्मूला याद होगी तो बात खत्म, प्रॉपर्टीज याद होंगी तो बात खत्म, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन ओनली। यानी इसको प्लस माइनस से रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से फर्क पड़ता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और अच्छे से आपको समझा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली ज्यादा समझाने के लिए है नहीं, कि प्रॉपर्टी आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज
ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।